Climate of the Thar Desert. The climate is characterized by extremes of temperature, severe drought, accompanied by high wind velocity, low relative humidity, evaporation far more than rainfall, and too scanty a rainfall to support any appreciable vegetation. तेज़ गर्म हवाएं 135 किलोमीटर प्रति आवर से ऊपर तक, कम आपेक्षिक आर्द्रता, अत्यधिक तापमान, अत्यंत सूखा, वाष्पन वर्षा से अधिक, वनस्पति के लिए बहुत कम वर्षा 10 सेंटीमीटर या उससे कुछ अधिक ही, मृदा हल्के गठन की, मृदा लवणी चिकनी मिट्टी युक्त, बालू के टीबे, मृदा में जल धारण क्षमता की कमी, ये सभी थार मरुस्थल की जलवायु के मुख्य लक्षण हैं। मरुस्थलीय जलवायु की प्रमुख विशेषता उच्च तापांतर है। गर्मी के मौसम में दिन के समय में अग्निमय भट्टी की तरह होते हैं तथा रात्रि के समय ये क्षेत्र ठंडे हो जाते हैं, अर्थात इन क्षेत्रों में दिन का तापमान अत्यधिक उच्च जबकि रात्रि में तापमान काफ़ी कम हो जाता है, अतः गर्मी में रातें शीतल होती हैं। बलुई क्षेत्रों में तापमान में तीव्र परिवर्तन होते हैं जबकि चट्टानी क्षेत्रों में तापमान में परिवर्तन धीमे होता है। कभी कभी आंधियों के कारण दिन का तापमान गिर जाता है। गर्मी में उच्चतम तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है तथा शीतकाल में हिमांक से नीचे तक पहुंच जाता है। बाड़मेर एवं जैसलमेर भारत के सबसे अधिक गर्म स्थानों में माने जाते हैं, अतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में दैनिक तथा वार्षिक तापांतर दोनों ही अत्यधिक होते हैं। Winters are quite cold temperatures, sometimes below freezing point, while heat during summer is intense and scorching. Hot season prevails from April to June, May being the hottest. The maximum mean temperatures ranges from 39 to 42 degrees during these months, whereas the minimum temperature ranges from 25 to 28 degrees centigrade. December to January is cold weather, January being the coldest. मरुस्थल में वर्षा की व्यापक अनिश्चितता पाई जाती है। मरुस्थलों की वार्षिक वर्षा का औसत यद्यपि 20 से 25 सेंटीमीटर है, परंतु कभी कभी औसत से अधिक तो कभी कभी कई वर्षों तक नगण्य होती है। कई बार तो कुछ वर्षों तक वर्षा की एक बूंद तक नहीं होती है, तो कभी आकस्मिक रूप से वर्षा से बाढ़ भी आ सकती है। मेघ रहित आकाश, खुली धूप मरुस्थलीय मौसम की विशेषता है। यदि कभी मेघ होते हैं तो उच्च तापमानों के कारण जल की बूंदें वायुमंडल में ही विलीन हो जाती हैं। वर्षा अक्सर अल्पावधि में प्रचंड कन्वेक्शनल वृष्टि के रूप में होती है, जो कि लाभ की तुलना में हानि करती है। राजस्थान के रेगिस्तान में 10 सेंटीमीटर या इससे भी कम वार्षिक वर्षा होती है। जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर आते हैं तो वर्षा की औसत दर बढ़ती जाती है। राजस्थान के इस भाग में वर्षा की अत्यधिक अनिश्चितता पाई जाती है। अरावली की पर्वत श्रृंखलाएं मॉनसून के समानांतर होने के कारण यहाँ वर्षा ऋतु में भी सूखा रहता है, अतः यहाँ पर वर्षा के अधिकतम भाग में अत्यधिक शुष्कता बनी रहती है, परंतु अरावली पर्वत के दूसरी ओर दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर तक हो जाती है। Rainfall is scanty and erratic with 10 centimeters or more rains. Average rainfall for the last 10 years is 315 millimeters in Jodhpur, 302 millimeters in Badmer, and 202 millimeters in Jaisalmer. Most rainfall occurs during monsoon period of June to September. Winter rains are rare. Droughts
occur quite frequently. When the monsoon comes, the rains create a carpet of green on the sandy soil. The brief monsoon fills up the small ponds and lakes in the region. आर्द्रता मरुस्थलीय क्षेत्र में केवल वर्षा ऋतु में वायु नमी युक्त होती है। शेष ऋतुओं में हवाएं प्रायः शुष्क होती हैं। वर्षा ऋतु में भी मानसूनी हवाओं में आर्द्रता कम होती है। आपेक्षिक आर्द्रता गर्मी में कम तथा वर्षा ऋतु में अधिकतम होती है। अतः वर्षा काल को छोड़कर शेष समय में वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता बहुत कम होती है। The relative humidity is minimum in the hot weather months, that is from March till April, May, and maximum during monsoon months, that is from July to September. It is lowest in April and highest in August. There is considerable diurnal variation in the relative humidity values. मरुस्थल में आंधियों तथा तेज हवाओं का प्रकोप सदैव बना रहता है। ये आंधियाँ इतनी धूल तथा बालू भरी होती हैं कि इनका रंग काला पीला दिखाई देता है। ये बालू के टिब्बों का स्थान परिवर्तन कर देती हैं। कई बार इनकी गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। कभी कभी तो धूल भरी आंधियों के कारण दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो जाता है। वनस्पति व अन्य जीवों पर इसका अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तेज आंधियों के कारण बालू के टिब्बे स्थिर नहीं हो पाते हैं, अतः वनस्पति भी विकसित नहीं हो पाती है। राजस्थान के मरुस्थल में सबसे अधिक आंधियाँ जून में आती हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र वनस्पति रहित होने के कारण हवाओं के लिए कोई अवरोध नहीं होता है, अतः इन हवाओं का वेग तुलनात्मक दृष्टि से अन्य भागों की अपेक्षा मरुस्थल में अधिक होता है। तेज गति की हवाएं वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ा देती हैं, जिससे कि पौधे अपना जल संतुलन बनाए नहीं रख सकते, अतः शुष्कन से पीड़ित रहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर पर सीधा प्रभाव होने के कारण दूसरे कार्यकीय प्रक्रम भी जैसे अवशोषण, रसारोहण आदि भी प्रभावित होते हैं। The winds from southwest to west are more common. Dust storms are quite frequent and in hot weather may be as strong as 136 kilometers per hour. In winters, velocity is not so high. Rainfall is also associated with easterly winds. The soil is light in texture and the loams form the bulk of the soil. The layer of loose sediment is fairly deep. Clay is less in surface layers but may be up to 40% in the lowest layers. Salt impregnated patches occur throughout the area, particularly at Pachbhadra in Badmer, Falodi in Jodhpur and near Ramgarh in Jaisalmer districts, where halophytes abound. However, the major area, consists of sandy plains. Most of the spectacular among the landforms are the dunes, which in arid Rajasthan cover in varying degrees of frequency 58% of the area. Dunes occur in two major chains, one lying in the western parts of Badmer, Jaisalmer and Bikaner districts, made up to often 20 to 100 meters high and many kilometers long dunes, and the other covering eastern parts of Bikaner and Churu districts. Discontinuous dune fields are scattered in the major part of the land area. We have already discussed about the various types of dunes in earlier
chapters. मरुस्थल की मृदा में बालू तथा घुलनशील लवणों की अधिकता पाई जाती है। इसमें 90 से 95% बालू तथा 5 से 7% चिकनी मृदा होती है। पीएच तथा लवणों की मात्रा अधिक जबकि जैविक पदार्थों का अभाव होता है व नाइट्रोजन भी कम होती है। अतः मरुस्थल की मृदा हल्के गठन की होती है। इसकी जल धारिता बहुत कम होती है। अन्य क्षेत्रों की सतह नियमित नहीं होती। कहीं मैदान तो कहीं ऊंचे ऊंचे बालू मिट्टी के टिब्बे पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई 10 से 100 मीटर तक हो सकती है। मरुस्थल में लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार की मृदा पाई जाती है। राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थान अत्यधिक लवणीय हैं जैसे कि सांभर, पचपदरा, डीडवाना, फलौदी, कछोर आदि। इन क्षेत्रों में लवण मृदोद्भिद ही उगते हैं। मृदा सतह पर एकत्रित लवणों में सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स व कार्बोनेट्स होते हैं। मरुस्थल क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर लगभग 100 से 130 मीटर तक गहरा होता है। अनेक स्थानों पर भूमिगत जल भी खारा होता है। इन क्षेत्रों में बहुवर्षीय नदियों का अभाव होता है। खारे पानी की झीलें अवश्य पाई जाती हैं, परंतु राजस्थान के मरुस्थल में मीठे पानी की एकमात्र झील कोलायत में है। इस मरुस्थल में स्थित कच्छ का रण पूर्णतः जलाक्रांत है। राजस्थान मरुस्थल को हरा भरा करने के उद्देश्य से भाखड़ा बांध से इंदिरा गांधी नहर द्वारा पानी लाया गया है। इस नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र में एक नई सीम या सेम की समस्या उभर कर सामने आई है। इस क्षेत्र में मृदा के लवण जल में घुलने तथा मृदा जल के वाष्पीकरण के कारण मृदा सतह पर लवणों की अधिकता होती जा रही है। The dominant soils of the arid zone are light textured and devoid of any significant structural development. They are prone to severe wind erosion. They have very low water retention capacity, though high infiltration rate and low hydraulic conductivity. The sand also allows easy root penetration. The sandy soils are well provided with various elements including trace elements, humus, while humus and nitrogen are very low. The entire marshy area of the Rann is devoid of vegetation. Entire area remains waterlogged from July to October. The Great Rann of Kutch is a very marshy stretch lying north of the mainland Kutch, extending up to the Indo-Pak border. The Thar Desert exhibits a spectacular biodiversity owing to its evolutionary history and geographical location. Some biota possess Saharan affinities, whereas others are Malayan, and even some Decanian. There are also macro and micro endemic species in the area. मरुस्थल की अधिकांश जनसंख्या की जीविका भेड़, बकरी तथा ऊंटों के पालन पर निर्भर करती है। इन पशुओं के चारण से यहाँ की वनस्पति अत्यधिक प्रभावित हुई है। एक प्रसिद्ध कहावत है, ऊंट छोड़े आंकड़ों, बकरी छोड़े कांकड़ों। अर्थात ऊंट आग को छोड़कर सब प्रकार के वनस्पति को खाता है, जबकि बकरी किसी भी प्रकार के वनस्पति को नहीं छोड़ती है। वनस्पति की ये दोनों पशु इस क्षेत्र में बहुतायत में पाए जाते हैं। इन पशुओं के चारे के लिए वृक्षों की पत्तियों की कतरन भी की जाती है। इसके अतिरिक्त वृक्षों को काटकर विभिन्न उपयोगों में लिया जाता है। इस प्रकार यहाँ की वनस्पति पर जैविक कारकों का अत्यधिक दबाव बना रहता है। अतः इन क्षेत्रों में मानव तथा पालतू पशुओं ने वनस्पति का स्वरूप ही बदल डाला है।
यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस क्षेत्र का मरुस्थल होना मुख्यतः जैविक कारकों का दुष्परिणाम है। The Indian desert is one of the most densely populated desert regions of the world. The population largely rural. The settlement patterns are entirely compact, entirely scattered, and villages in both compact settlements and scattered homesteads, which are also known as dhanis. Rural people live in hamlets, small villages, and dhanis or homesteads. By and large, villages are where some powerful local chieftains resided and constructed fortresses, which developed into towns, which became local trade centers. Towns having strong forts controlled by the rulers developed into cities like Bikaner, Jodhpur, Jaisalmer, etc. The settled population in villages is mostly agro-pastoral. About 3/4 of the total workers in desert are engaged in cultivation and in agricultural labor. Animal husbandry is followed by subsidiary occupation. The enormous increase in human and livestock population has been depleting the natural resources at rapid rate. Thus we can see इस क्षेत्र का मरुस्थल होना मनुष्य मुख्यतः जैविक कारकों का दुष्परिणाम है।